A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि आज मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था और कल भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आज आप लोगों का साइंस का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए और अभी इसके बाद तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर तो बताने ही वाला हूं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी न्यूटन पर मीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं मैं वहीं से क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाल। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पे कम पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने यहां पे कम पूछा हुआ है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो कम की बात होगी तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और अगर यहीं पे मैंने यहां पे ये पूछा होता ज्यादा, क्या पूछा होता, ज्यादा पूछा होता, तब आपका आंसर क्या हो जाता कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अगर ज्यादा पूछा जाएगा तब आपका आंसर बैंगनी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे कम पूछा गया है, तो कम पूछा गया है तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे लाल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने छोटा सा चेंज यहां पे किया था। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लाल। ध्यान रखिएगा यह भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा।
पार्श्व परिवर्तन, ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताइए कमेंट करके, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एच। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे यहां पे पूछा था कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पार्श्व परिवर्तन का पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अपने पहले चैनल पर। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकते हैं, पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो मैंने आप लोगों से यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नहीं है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में। ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। तो यहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ। अब देखिए हाइग्रोस्कोपिक इसका मतलब क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक को हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रताग्राही पदार्थ। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में हाइग्रोस्कोपिक यहां पे लिख दिया गया है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, आर्द्रताग्राही पदार्थ होता है। और आर्द्रताग्राही पदार्थ के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो 4 ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबीओ। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं लेड ऑक्साइड के नाम से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं है। पीबीओ जो है, ये जो लेड ऑक्साइड है, ये आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं है। और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे CuO दिया है, CuO मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। फिर इसके बाद आपका ऑप्शन सी में दिया है CaO जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन डी दिया है H2SO4 यानी यहां पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। ये तीनों आर्द्रताग्राही पदार्थ होते हैं, लेकिन जो पीबीओ है, ये जो लेड ऑक्साइड आपका है, ये आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। और अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आज हमारा पहली बार यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन कराया हुआ था मैंने, लेकिन इस बार मैंने आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पहली बार पूछा हुआ है। अगर आपका करेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो मैंने आप लोगों से यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन क्या है कि आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है डाल्टन ने, ऑप्शन बी प्राउस्ट ने, ऑप्शन सी रिक्टर ने और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था गै-लुसैक ने। किसने किया था, गै-लुसैक ने किया था। तो आपको ऑप्शन में गै-लुसैक कहीं दिख रहा है,
गैलुसैक तो आपका ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। देखिए ऑप्शन ए दिया है डाल्टन ने, ऑप्शन बी प्राउस्ट ने, ऑप्शन सी रिक्टर ने, और आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था, गैलुसैक ने किया था। तो गैलुसैक तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते आपको कंफ्यूज करने के लिए, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। करेक्ट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था, गैलुसैक ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन में यहां पे है नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यह भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी अर्ग और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है आपको ध्यान रखना है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो आपको कहीं ऑप्शन में डाइन लिखा हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो आपका ये न्यूटन लिखा हुआ है ना, ये एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन बता देते हैं। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। यह ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस के आंसर्स को आप गलत करके आएंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों से साथ में पूछ लिए जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो डाइन तो आपको यहां पे ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। यहां पे मैंने जो क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरी पार्ट के बीच में से हैं। जब मैं थ्योरी पार्ट करवाता था तो वहां पे ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए थे। क्वेश्चन है यहां पे कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। 4 ऑप्शंस आपके यहां पे दिए गए हैं, आपको यहां पे कारण बताना है, रीजन बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही करवाया हुआ था। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ था, तो गलत होने की बात ही नहीं बनती। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी दिया है
इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं आप लोगों का यहाँ पे बेसिक टेस्ट ले रहा हूं, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा मैं आपको आगे और चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, तब फिर हम यहाँ पे हाई लेवल के टेस्ट को भी करेंगे, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछूंगा हाई लेवल के। ये तो अभी आपका बेसिक लेवल का टेस्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनंत। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि आज यहां पे हमारा पहली बार क्वेश्चन आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है। क्या पूछा मैंने? कि डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीजल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीजल की गुणवत्ता मापी जाती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ऑक्टेन संख्या में, ऑप्शन बी दिया है सीटेन संख्या में, ऑप्शन सी दिया है स्वर्ण संख्या में, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा, पहली बार ये क्वेश्चन आया है। अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूं। डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या में। ध्यान रखिएगा, किसमें? सीटेन संख्या में। यह क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। और मैं आपको यह भी बता दूं, ये मत सोचिएगा कि सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपकी बुक से ही पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से बाहर से भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी करवा देता हूं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बुक के बाहर के क्वेश्चंस भी करवा देता हूं, ठीक है। तो देखिए, डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या में, यानी डीजल की गुणवत्ता मापी जाती है सीटेन संख्या में। अब यहां पे ऑप्शन ए दिया है ऑक्टेन संख्या में, ये क्या है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है ऑक्टेन संख्या में, ठीक है। किसकी गुणवत्ता मापी जाती है ऑक्टेन संख्या में? पेट्रोल की। लेकिन यहां पे डीजल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर डीजल पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीटेन संख्या में। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि 1 ग्राम ईंधन के वायु में दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है मुक्त ऊष्मा कहते हैं, ऑप्शन बी दिया है ज्वलन ताप कहते हैं, ऑप्शन सी दिया है ऊष्मीयमान कहते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चार ऑप्शंस आपको मैंने यहां पे दिखा दिए। क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा है कि 1 ग्राम ईंधन के वायु में दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है मुक्त ऊष्मा, ऑप्शन बी ज्वलन ताप, ऑप्शन सी ऊष्मीयमान, और ऑप्शन डी आपका यहां पे दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने ऑप्शंस यहां पे देख लिए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऊष्मीयमान, ठीक है। क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन के वायु में दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऊष्मीयमान कहते हैं। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये भी आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सार्थक अंक से रिलेटेड है। मैंने आपको सार्थक अंक पूरा टॉपिक पहले ही पढ़ाया हुआ है। मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि 0.06040 में सार्थक अंकों की संख्या है। आपको यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए।
बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको सार्थक अंक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे सभी सॉल्व कराए हुए हैं। पहले पूरे रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए अपने पहले चैनल पर। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे 0.06040 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 सार्थक अंक हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। तो मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा है, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तब उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी दिया है अनंत। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे? यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तब उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है। बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब ये अनंत क्यों हुआ, चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा जाए, समांतर रखने की बात हो रही है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आपका हो जाएगा। और प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जा रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में थीटा और -1, यही तो होता है फॉर्मूला आपका। ये फॉर्मूला आपका होता है। तो देखिए यहां पे लिखा, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए, जब समांतर रखा जाएगा तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री हो जाएगी ना। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 360 डिग्री, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आपका हो जाएगा, और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट ही तो आएगा, अनंत ही तो आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पे ऑप्शन डी। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोगों ने बड़े आसानी से यहां पे सॉल्व कर लिया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि द्रव्य की अविनाशता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अपचयन अभिक्रियाओं के लिए, ऑप्शन बी दिया है नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि द्रव्य की अविनाशता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और आंसर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए। यानी द्रव्य की अविनाशता का नियम निम्न में से किन अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है? तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपसे यहां पे पूछा कि बादलों का बनना कैसा परिवर्तन है। यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले कराया हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपना रिवीजन करते हैं ना, तो आज के टेस्ट में आप लोगों का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले से करवाए हैं वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे नया पूछा हुआ है और सब वही क्वेश्चन पूछे जो मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि बादलों का बनना कैसा परिवर्तन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बादलों का बनना एक भौतिक परिवर्तन है।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो यहां पे गलत होने की कोई बात भी नहीं बनती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। सभी लोग आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है क्या। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे है कि कोयले के किस प्रकार में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। ये आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ये बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज में थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन यहां पे है कि कोयले के किस प्रकार में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जल वाष्प, या आप इसे नमी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नमी बोल सकते हैं। तो चार ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी भूरा कोयला, ऑप्शन सी बिटुमेनी कोयला, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। अगर आप लोगों ने ईंधन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा, तो वहां पे मैंने आपको यह बताया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि कोयले के किस प्रकार में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, या फिर आप इसे नमी भी बोल सकते हैं। जल वाष्प को क्या बोल सकते हैं? नमी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे और अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भूरा कोयला। भूरा कोयला, इसको हम लिग्नाइट कोयले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भूरा कोयला। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ, भूरे कोयले में कितने प्रतिशत नमी होती है? 43% होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है एंथ्रासाइट कोयला, इसमें कितनी होती है? सबसे कम होती है 3%, केवल 3% होती है जलवाष्प की मात्रा। और इसके अलावा जो बिटुमिनी कोयला आपका दिया हुआ है, तो बिटुमिनी में 25% होती है, ये भी कम है। लेकिन जो भूरा कोयला है इसमें 43% होती है। कितनी? 43%, सबसे ज्यादा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भूरा कोयला, जिसको हम लिग्नाइट कोयले के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, ठीक है। तो यहां पे टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको यहां पे दिख रहा होगा। मैंने आपसे यहां पे पूछा है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। सीएनजी का पूरा नाम आपको बताना है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं और ईमानदारी के साथ बताइएगा। मुझे पता है कि किस स्टूडेंट ने यहाँ पे कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जिस स्टूडेंट का यहाँ पे सभी क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके 15 में से 13 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, फिर या फिर 12 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, तो मैं आपको बता दूं जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ है, मैं उन स्टूडेंट्स का नाम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कल तक नहीं तो फिर परसों तक मैं उन स्टूडेंट्स के नाम अपने पहले चैनल के कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूंगा। मैं नाम बता दूंगा कि हाँ, इन स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है टेस्ट में, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।